सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसा कि आप मेरे द्वारा सूरदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसे पाठों को आप पढ़ लिए हैं, तो आज के जो पाठ है वह है आत्मकथ्य और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो आइए थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के बारे में जानें। बनारस की धरती पर इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। बनारस की धरती ने बड़े बड़े उद्भट विद्वानों को जन्म देने का कार्य की है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद उसी धरती के देन है। कबीरदास उसी वाराणसी के देन है। उसी धरती पर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था और काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में जो है पढ़ने गए, लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं हुई और बीच में इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। 8वीं तक ही पढ़ पाए। बाद में घर में रह करके इनके परिवार वाले लोगों ने जो है हिंदी और संस्कृत की शिक्षा, फारसी का अध्ययन करवाए। घर में भी बहुत सारे लोग कलवित हुए। पिता चल बसे, दादा चल बसे, पत्नियां चली गई। तो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन रहा बड़ा दुखों से भरा पड़ा रहा। उसको कहने में बहुत समय लग जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु है वो 1937 में हो गई। कलाधर के उपनाम से जाने गए जयशंकर प्रसाद इतने कम समय में बहुत महत्वपूर्ण कृतियों को कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू जैसे महत्वपूर्ण जो है वो काव्य ग्रंथों का सृजन किए। महाकाव्य और कामायनी पर उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, आज हम लोग इनके पत्रिका, इनकी रचना जो है वो आत्मकथ्य पढ़ेंगे। एक बार जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में 1932 ईस्वी में जो है आत्मकथा विशेषांक निकालने की बात सोची। तो जयशंकर प्रसाद को भी उनके दोस्तों ने, उनके मित्रों ने, उनके प्रशंसकों ने कहा कि आत्मकथा लिखो। कथ्य मतलब कहो। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने असहमति जताई और उसी असहमति से के तर्क से जो पैदा हुई यह कविता आत्मकथ्य है। तो आत्मकथ्य, आइए हम लोग विषय वस्तु को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ें। पिछले क्लासों की भांति आप बहुत मन से पढ़ें। आत्मकथ्य। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आदगनी। मधु प्रतीकात्मक शब्द है। कवि के मन रूपी भौरा। मधु जो है बच्चों बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। मधु जो है वो है क्या? भौरा है। और वो भौरा किसका है? कवि के मन रूपी भौरा की बात कही गई है। कवि कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुना कर कह रहा है, अपनी जीवन गाथा कैसे कहूं, कौन कहानी है अपनी, ऐसी कोई कहानी तो रही नहीं है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि ने कहा कि उनके जीवन रूपी वृक्ष में उनकी पत्तियां गिर रही है, यानी उनके जो सपने हैं जीवन के वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। दूसरे अर्थों में उनका जो जीवन है वो बड़ा
दुख से भरा रहा। देखो कितनी आज घनी, यानी उनके जीवन के सुखमय के दिन नहीं रहे। मुरझाकर गिर रही पत्तियां मतलब उनके जीवन में दुख ही दुख रहे। दूसरे अर्थों में कुछ लोग कहते हैं कि भौरे गुनगुना कर पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कहने की कोशिश करते हैं। कवि का जो मनरूपी भौरा है वो कौन सी कहानी कहने की कोशिश करता है, शायद उन्हें पता नहीं है। यह जो जीवन है वो नश्वर है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा। ऐसे में वो समाप्त हो जाएगा। पेड़ों से गिर रही जो पत्तियां हैं, पेड़ों से जो मुरझा करके गिर रही जो पत्तियां हैं, वह भी तो नश्वरता का प्रतीक है। ऐसे में मनुष्य का जीवन जो है वो क्षणिक है। ऐसे में इस जीवन में कहानी सुनाने से, आत्मकथा कहने से क्या लाभ होगा। तो अभी आप बच्चे देखें कि कवि अब का जो मनरूपी जो भौरा है वह कह रहा है कि कौन सी कहानी कहूँ, यह जो संसार है वह नश्वर है। पेड़ों की पत्तियां जो गिर रही है वो नश्वरता का प्रतीक है। तो इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस नीले आकाश में, साहित्य रूपी आकाश में, कवि ने कहा कि बहुत सारे महापुरुषों ने अपने जीवन के आत्मकथा लिख डाले। पूरा जो आकाश है, पूरा जो साहित्य रूपी आकाश है वो आत्मकथा से भरा पड़ा है। लेकिन कवि ने कहा यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लेकिन जो लोग आत्मकथा लिखते हैं वो अपना ही उपहास करते हैं, अपना ही मजाक उड़ाते हैं, अपना ही कटाक्ष करते हैं। मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि जो सच्चे आत्मकथाकार होते हैं उनको दोनों पक्षों को लिखना पड़ता है। एक जो है गुण के पक्ष को और दूसरा अवगुण के पक्ष को। लेकिन जो सच्चे सफल आत्मकथाकार होते हैं वो दोनों को परोसते हैं, और इस तरह दोनों को परोसने से अपना ही व्यंग, अपना ही उपहास उड़ाते हैं। ऐसे में कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। कभी सवाल आता है कि कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। तो पहले कि कवि इसलिए आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख रहे। उनके यह संसार नश्वर है। पहला कारण कि यह संसार नश्वर है, ऐसे में वो कोई आत्मकथा सुनाना नहीं चाहते हैं। दूसरा है कि जो भी लोग आत्मकथा लिखते हैं वो अपना ही उपहास करते हैं, अपना ही व्यंग करते हैं, अपना ही मजाक उड़ाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी कहते हैं मेरे मित्रों, जब लोग आत्मकथा में अपनी ही कमजोरियां परोसते हैं, अपनी ही दुर्बलताओं को कहते हैं, ऐसे में है मेरे मित्रों, है मेरे प्रशंसकों, तुम मुझे अपनी कमजोरियां परोसना कहते हो, आत्मकथा लिखने के लिए कहते हो। कभी अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को परोसना नहीं चाहते हैं, इसलिए आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। बच्चों, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि ने स्पष्ट किया कि मेरे जीवन में अनुपलब्धियां रही है, मेरा जीवन खालीपन रहा है। गागर रीति, मेरे जीवन का जो गागर है वो खाली रहा है। ऐसे में सुन करके आपको बड़ा सुख मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही हो खाली करने वाले। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो पोल खुल जाए, कि मेरे जीवन के जो रस है उसको चुराने वाले कहीं कारण तुम न बन जाओ। मेरे जीवन के जो अनुपलब्धियां हैं इसका कारण तुम अपने आप को न समझने लगो। भूले यह विडंबना और सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं।
कवि कहता है कि इसलिए मैं अपनी सरलता का, अपनी सीधेपन का मजाक उड़ाना नहीं चाहता हूँ। अपनी सरलता का कभी, अपने सरल मन का कभी अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता है। इसलिए कहता है कि मैं भूल से भी उस चीज को, आत्मकथा को मैं लोगों के समक्ष रखना नहीं चाहता हूँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि ने कहा कि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे उन अतीत के स्मृतियों को लिखना पड़ेगा, उन सुखमय जीवन के बारे में मुझे लिखना पड़ेगा। तो कवि ने कहा कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, चांदनी रात में नायिका के साथ बिताए गए उन यादगार लम्हों को, अपने निजी जीवन को कवि परोसना नहीं चाहते हैं। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, नायिका के साथ बिताए गए उन मधुर स्मृतियों को कवि लोगों के बीच परोसना नहीं चाहते हैं, अपनी निजी जीवन को लोगों के सामने नहीं रखना चाहते हैं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि ने कहा कि अपने जीवन के स्वप्न में जब मैं जागा, उस सुख को आलिंगन करना चाहा, लेकिन वो सुख उनकी बाहों में आया नहीं, वो मुस्कुरा कर चला गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, उनके जीवन में वो सुख आया नहीं। बच्चों, यहाँ कवि बताना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं कि उनके जीवन में जो उनकी प्रेमिकाएं आई, जो उनकी पत्नियां आई, वो काल कलवित हो गई और उनको वो प्यार, वो वैवाहिक सुख के एहसास प्राप्त नहीं हो पाए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि यहाँ कहना चाहता है कि उनकी जो प्रेमिकाएं थी, उनके रूप सौंदर्य, विराट रूप सौंदर्य के आकर्षण का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि उसके गाल बहुत लाल थे। उन प्रेमिकाओं के उनके गाल बहुत अच्छे लाल थे। उनकी लालिमा ऐसी थी कि प्रातः काल में, भोर में आप लोग देखते होंगे बच्चे कि लाल निकलती है, लालिमा निकलती है। कभी उस लालिमा को हनुमान जी फल समझ करके उस सूरज की लालिमा को, उस सूरज को भक्षण कर गए थे। तो कवि ने कहा कि वो जो लालिमा है, उस प्रेममयी जो लालिमा है, उससे मानो उधार लिया करती है। इतनी सुंदर नायिकाओं के, उनके प्रेमिकाओं के गाल लाल थे। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति पाथे बनी है। कभी कभी सवाल आता है, उसकी स्मृति, स्मृति मतलब उसके सहारे, स्मृति मतलब अतीत के वो यादगार लम्हे जिनके सहारे कवि अपने जीवन को जी रहे हैं। तो कवि कहता है कि उसके थके पथिक की पंथा की, एक थके हुए राहिक को जो सब संबलता मिलनी चाहिए, जो भोजन मिलना चाहिए, जो दवा मिलनी चाहिए, पाथे दवा के लिए भी आता है और भोजन के लिए भी आता है, तो वो सहारा उनके वो बिताए गए लम्हों से प्राप्त हो रहा है। उनके सहारे कवि जी रहे हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कवि उन्हीं के सहारे वो जी रहे हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब कवि के अंतर मन की। कवि उस चीज को, कवि कहता है क्यों उजागर करने चाहते हो, क्यों उसको कुरेदना चाहते हो, उस दर्द को क्यों कुरेदना चाहते हो, उसके अंतर मन को क्यों कुरेदना चाहते हो। उसको उधेड़ना कवि नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर उस जख्म को उधेड़ेगा तो वो जख्म हरा हो जाएगा,
कवि इस कारण भी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। कवि उसको अपने निजी जीवन के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। कवि उन स्मृतियों के सहारे जो जी रहे हैं, उसमें जो उनके सहारे बने हुए, जो पथ के लिए बने हुए हैं, उन चीजों को वो व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि उस ढकी हुई चीजों को वो फिर से उजागर नहीं करना चाहते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि ने कहा कि जो मेरी जीवन रहा है वो बड़ा छोटा रहा है, वो अभी प्रेरणादायक नहीं रहा है, वो अभी अनुपलब्धियों वाला रहा है। इसमें उनकी बहुत बड़ी जो है वो कवि जीवन की जो महानता है वो प्रकट हो रही है कि कवि अपने आप को बहुत सरल बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन रहा है वो छोटा रहा है और उस जीवन का जो वो है वो प्रेरणादायक नहीं रहा है। मैं उस जीवन के बारे में क्या बताऊं? क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? कवि ने कहा इससे अच्छा है कि मैं दूसरों की आत्मकथाओं को पढ़ते रहूं और सुनता रहूं और मैं मौन रहूं। मेरे मौन रहने में ही भलाई है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कवि ने कहा है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी ऐसा प्रेरणादायक नहीं रहा है। यह कवि की महानता प्रकट होती है यहाँ। अभी समय भी नहीं है, अभी समय नहीं है, यहाँ से भी सवाल आता है। अभी समय नहीं है मतलब जो कवि की जो दर्द है, जो व्यथा है, वो सोया हुआ है। कवि इस चीज को जगाना नहीं चाहता है। उसी चीज को कहते हैं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी जो दर्द है वो सोया हुआ है। कवि उस दर्द को जगाना नहीं चाहता है। कवि इस कारण भी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं कि उस सोए हुए आत्मकथा को, उस दर्द को जगाना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सार समझेंगे। जब उनके मित्रों ने आग्रह किया कि आत्मकथा लिखो तो उन्होंने असहमति जताई और उसी असहमति के तर्क से जो पैदा हुई वही कविता है आत्मकथा। कवि ने कहा कि जो मन रूपी भौरा है वह कहता है कि क्या कहूं, क्योंकि जीवन में कवि को दुख ही दुख रहा। उन्होंने दूसरे अर्थों में उन्होंने कहा कि यह जीवन जो है वो नश्वर है, सब कुछ समाप्त होने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में मैं अपनी आत्मकथा को क्या लिखूं, कौन सी कहानी सुनाऊं। दूसरे अर्थों में उन्होंने कहा कि यह संसार जो है वो पूरा आत्मकथाओं से भरा पड़ा है। जिन लोगों ने भी लिखा अपना ही व्यंग किया, अपना ही मलिन और मतलब उपहास किया, मजाक किया। ऐसे में कभी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। जिन लोगों ने लिखा अपनी ही कमजोरियां परोसा। तो ये मेरे मित्रों, इतना कुछ जानने के बाद कि जो भी लोग आत्मकथा लिखते हैं अपनी कमजोरियां परोसते हैं, ऐसे में मुझे आत्मकथा लिखने के लिए क्यों आग्रह करती हूँ? क्यों मैं अपनी कमजोरियां परोसूं? ऐसे में आत्मकथा लिखने से कभी बचना चाहते हैं और कभी अपने सरल मन का मजाक उड़ाना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि अगर मैं लिखूंगा तो मुझे अतीत की उन स्मृतियों को लिखना होगा, नायिका के साथ गुजारे गए उन लम्हों को लिखना होगा, चांदनी रात में सुखद जीवन के बारे में लिखना होगा। तो कभी उन अपनी निजी जिंदगी को लोगों के बीच परोसने से बचना चाहते हैं, इसलिए आत्मकथा लिखना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि जीवन में जो कवि के जीवन में जो सुख है वो आया नहीं। जिस स्वप्न को देख करके हो जागा, जिनको कवि ने अपने बाहों में कैद करना चाहा, काल कल्पित हो गए, वो चली गई। जीवन में वो सुख, वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। वैवाहिक जीवन में जो प्राप्त होने वाले सुख है वो कवि को प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने उन नायिकाओं के रूप सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हुए कहा कि इनके गाल इतने अच्छे थे, लाल थे कि सूरज की लालिमा भी उधार लिया करती थी, उनकी उस पर उसकी छाया पड़ती थी, प्रेम की छाया पड़ती थी। तो कवि उस चीज को जगाना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कि अभी सोया हुआ है,
अभी उस चीज को उकेरना नहीं चाहते, उस जख्म को हरा नहीं करना चाहते हैं। इससे अच्छा है कि मैं दूसरों की आत्मकथाओं को सुनूं और मैं खुद को मौन रहूं। तो मुझे लग रहा है ऐसा बच्चों की निश्चय ही आपको यह जो कविता है पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप मेरे वीडियो को आप देखें और दूसरे जो साथी हैं उनको भी दिखाएं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और उनको भी लाभान्वित करें, खुद लाभ लें और साथियों को भी लाभान्वित करें। तो जय हिंद,